हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम में इंडियन सोसाइटी प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज, ये दो ऐसे ब्रॉड टॉपिक हैं। इसके अंडर काफ़ी आपके टॉपिक पूछे गए हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में। सो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके क्या सोर्स रहने चाहिए? सोर्स ये हैं, देखिए। फर्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12th की। और एक और बुक जो है वो है इंडियन सोसाइटी, ये भी क्लास 12th की दो बुक हैं। ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी टू प्रिपेयर दिस इंडियन सोसाइटी प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज। और अगर हम देखें तो लास्ट 10 साल से सीएपीएफ में इंडियन सोसाइटी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, दीज आर द क्वेश्चंस। लेट्स सी। देखिए, इंडियन सोसाइटी से टॉपिक नंबर 4 इज क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, 2020 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। देखिए, सोशल रिलेशनशिप इज नथिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर फैमिलीज या फिर विद इन कम्युनिटी सोशल रिलेशनशिप किस तरह से अफेक्ट हो रही है ड्यू टू सोशल मीडिया। काफ़ी केसेस इसमें आप डाल सकते हैं, फेक न्यूज़ के या फिर हेट स्पीचेस के आप डाल सकते हैं। इंटरनेट ने किस तरह से जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद देखें तो दिस फर्स्ट वर्क फ्रॉम होम बून और बेन, ये एक नया कल्चर है हमारी सोसाइटी के बीच, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। थर्ड टॉपिक इज पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज। अगेन पेरेंटिंग इज अ चैलेंज इन इंडियन दिस कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर। और ह्यूमन राइट्स के इशू देखें तो फर्स्ट इज एंश्योरिंग सोशल जस्टिस ए ह्यूमन राइट, 2020 में पूछा गया था। उस टाइम क्या हुआ था यूएसए में आपको पता होगा, एक जॉर्ज फ्लोर्ड करके नाम के एक व्यक्ति था जिसको पुलिस ने ऑन द रोड मार दिया था ड्यू टू नेग्लिजेंस। कुछ एक इशू रहा था। उसके बाद एक मूवमेंट भी चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। तो कोई भी जो ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उस पर ही यूपीएससी आपके क्वेश्चन पूछती है। अभी एक और क्वेश्चन इसमें आप देखें, जैसे फार्मर सुसाइड इन इंडिया साइन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन राइट इश्यूज से। उसका चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, अगेन सोशल जस्टिस से इसको ज्वाइन कीजिए। और दूसरा ह्यूमन राइट इशू से आप इसको देख सकते हैं ज्वाइन करके। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, ह्यूमन राइट्स का इशू है, आपकी सोशल जस्टिस का इशू है, नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स बट मेनली तो आपका सोशल जस्टिस का इशू है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद कौन कौन सी स्कीम आई, जनधन योजना। उस टाइम पे ये टॉपिक पूछा गया था जब जनधन योजना स्कीम जब जिनको डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद या फिर उससे थोड़ा सा पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम से भी, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आप जनधन योजना, जैम ट्रिनिटी और ढेर सारी जैसे मुद्रा योजना है जो सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, राइट। सो ये जो बेसिकली पार्ट है आपका, जो इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज, और इसमें हम बात करने वाले और जो कवर करने वाले हैं चीज़ें वो इस बड़े एक प्रोग्राम का पार्ट है, वो है आपका सीएपीएफ पेपर टू एनरिचमेंट प्रोग्राम 2022 में जो आपका होने वाला है। उसमें एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंडर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है आपके लिए, दैट इज फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी के अंदर नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कम्युनल वायलेंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इंडियन सोसाइटी के अंडर। उसके बाद इंडियन सोसाइटी अभी डिस्कस होगी आपकी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, कम्युनलिज्म पे पूछा है, रेडिकलाइजेशन पे पूछा है आपका टॉपिक, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका सीएफ एग्जाम में, अर्बनाइजेशन पे 2 बार आ चुका है। उसके बाद ह्यूमन राइट इशू में इंक्लूसिव ग्रोथ, चाइल्ड लेबर, जेंडर इश्यूज। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो विमेन पे रहेगी। और इससे देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्राइसिस, ऑलरेडी इतनी बड़ी प्लेलिस्ट आपके लिए एग्रीकल्चर क्राइसिस पे बना दी है, इंटरनल सिक्योरिटी पे ढेर सारी वीडियोस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे जैसे सिनो पाक अलायंस डिस्कस हो गया है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इंडिया इन इट्स नेबरहुड। तो जो हमने इनवाइट किया था मिस्टर हिमांशु शेखर को, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जो उन्होंने आपकी क्लास ली थी इसी पे, वो क्लास इसी पे थी। सो राइट, पॉलिटी पे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हमने डिस्कस की है, पार्लियामेंट फंक्शनिंग पे एंड नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट,
जो आपका टॉपिक पूछा है सीएपीएफ में, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे फेडरलिज्म पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है और हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली दैट इज वीमेन इश्यूज। तो वीमेन इशू आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीमेन इश्यूज आपको बहुत होलिस्टिकली देखना है, राइट, कि इसमें जेंडर का क्या कंसेप्ट है, वाई वीमेन इश्यूज आर देयर, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वीमेन्स इशू है, बाहर की कंट्रीज में भी हैं, बट एक जो पेट्रार्कल माइंडसेट है, पेट्रियार्की है, वो डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट प्रोविजंस क्या है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन प्रोविजंस है व्हाट आर द लैकुना, उनको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, ठीक है। ये जो आपको ये आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, इससे आप अपना मैप कर सकते हैं प्रिपरेशन को, आप कभी भटकेंगे नहीं, राइट। जब सभी चीज़ें आपको एक फ्रेमवर्क में दी होगी कि वीमेन इशू ये है, मुझे इस तरह से सोचना है, राइट। तो फ्रेमवर्क में जब आप चीज़ें सोचेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ें याद रखने में। देखते हैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, इट्स मैनिफेस्टेशन, आइडेंटिटी, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, राइट। अब इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑन सोशल पोजिशनिंग ऑफ विमेन, ये अलग डायमेंशंस है। तो मैनिफेस्टेशन कहाँ है जेंडर की, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी में, कल्चरल मतलब डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट कल्चर में जेंडर को अलग अलग तरीके से देखते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल, राइट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की, स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की, फैमिली के अंदर सिंबॉलिज्म होता है, कहीं पे नॉलेज सिस्टम के अंदर, कहीं पे कास्ट और कहीं पे रिलीजन। तो इट डिफर्स फ्रॉम द कास्ट। अगर आप देखा होगा किसी लोअर क्लास सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे किसी कास्ट के अंदर वीमेंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, और किसी रिलीजन के अंदर वीमेंस को कुछ भी ऑटोनॉमी नहीं होती। और सिस्टम, नॉलेज ऑफ सिस्टम, मतलब किसी सोसाइटी या फिर किसी फैमिली के अंदर अगर नॉलेज सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पे वीमेन को ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है, वहाँ पे पेट्रियार्कल माइंडसेट नहीं होता, राइट। सो नेक्स्ट इज पेट्रियार्की विज़ वर्क। सो रोल ऑफ पेट्रियार्की विज़ वर्क सेक्टर्स में हम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वी हैव सीन देयर इज अ राइज इन द दिस फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्रीज में विमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, सर्विस सेक्टर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में भी बेसिकली जो आपकी पिंक कॉलर जॉब्स है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब है वहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी देयर इज अ ग्लास सीलिंग इफेक्ट। अप टू सर्टेन पोजिशन विमेन को अलाउ नहीं किया जाता, वो एक की पोजीशन पे हो, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हो, एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हो विमेन, उनको अलाउड नहीं किया जाता। देयर इज अ ग्लास सीलिंग इफेक्ट, बट वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट अब टूट रहा है। उसके बाद इन्फॉर्म्ड सेक्टर, ये आ गई सेक्टर्स की बात, और इससे हम जुड़ा हुआ एक और इशू पढ़ेंगे, वो है आपका दिस कमांडिंग रोल्स गिवन टू विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वो भी आपका इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इश्यूज देखें, रोल ऑफ पेट्रियार्की विज़ वर्क इश्यूज, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डिस्पाइट बीइंग राइज इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द विमेन की एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो रही हैं, उनकी जो एनरोलमेंट रेट है एजुकेशन में इन जो आपकी स्कूल लेवल एजुकेशन हो गई या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो गई या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उनका विमेन का एम्प्लॉयमेंट या फिर गर्ल्स का उन्होंने में एंगेजमेंट बढ़ रहा है डिस्पाइट दैट बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जैसे उसमें देखे तो इज ऑन डिक्रीजिंग, बट फीमेल जो का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट इसमें एग्रीकल्चर में वो बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पे उनकी ज़रूरत है सर्विस सेक्टर्स में वो घट रहा है। उसके बाद इश्यूज देखें, वेज डिस्पैरिटीज देयर, गवर्नमेंट का इफेक्ट एफर्ट्स देखेंगे इस दिशा में क्या है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये भी आपका वर्क प्लेस का इशू है। उसके बाद वायलेंस अगेन विमेन, वायलेंस एट पब्लिक प्लेसेस, वायलेंस एट वर्क प्लेसेस, वायलेंस एट डाउरी, ये डाउरी रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज हैं वुमेन के साथ। गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या प्रोविजंस आने के बाद भी कौन सी ऐसी लैकुना है जो अभी तक या फिर प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस सिस्टम में जो अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे वे फॉरवर्ड। तो ये सब हमारा क्या है, एजेंडा है इस लेक्चर का, राइट। तो एजेंडा हो गया, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली जेंडर क्या है। जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये सोशली मतलब लोगों ने ही इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इस जेंडर, फीमेल जेंडर, मेल जेंडर, ये इस सोशली कंस्ट्रक्टेड एस्पेक्ट। आइडेंटिफिकेशन तो होती है सेक्स आइडेंटिफिकेशन, यस, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, बट
जेंडर एक जो चीज है वो कोई बोलता है दिस इज अ वीक जेंडर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग जेंडर, सो इट्स रेफर टू सोशली कंस्ट्रक्टेड एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन men एंड women. अनदर इज कल्चरल, जैसे मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विमेन. अगर किसी सोसाइटी में आपको देखना होगा कि विमेंस का जो जो उनका बिहेवियर है, अगर वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अगर वो आर्ग्यू करने लगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो किसी चीज़ को देख के मतलब घबराती नहीं है या फिर दे आर प्रिटेंडिंग स्ट्रॉन्ग, तो वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. बिकॉज किसी सोसाइटी या फिर कल्चर में एक्सपेक्टेड है वीमेन शुड बी शो सम मोर वीकनेस, मतलब थोड़ा सा वो दब के रहे इस तरह से, राइट. तो मस्कुलिनिटी इज ऑलवेज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेल पर्सन, फेमिनिटी से एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा सॉफ्ट उनका, फीमेल से एक्सपेक्टेड उनका सॉफ्ट बिहेवियर हो, ये सब चीज़ें. उसके बाद स्ट्रक्चरल में देखें, इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस, सेक्सुअल डिविजन्स, राइट. ये आपके स्ट्रक्चर में होगा, इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस, सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज कि आपको पता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे पिंक कॉलर जो जॉब्स हैं, आपको आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, बेसिकली नर्सिस को हमेशा कौन, नर्स किसको बोला जाता है, सिस्टर, या फिर उसको सिस्टर बोल देते हैं. तो लड़कियों के लिए और वीमेंस के लिए एक जॉब है वो रिजर्व्ड है, ऐसे एक तरह से रिजर्व्ड है. ऑल्दो मेंस भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट द रेट और द पार्टिसिपेशन इज मच लोअर विद रिस्पेक्ट टू द वीमेन काउंटर पार्ट. तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिखेगा, इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस आपको दिखेगी. उसके बाद देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है. इट इज अ प्री कंसीव्ड नोशन विद रिस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, एस्पिरेशन बेस्ड ऑन जेंडर. मतलब एक जेंडर, अगर एक लड़की है एक लड़का है, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़के से एक्सपेक्टेशन होगी शुड बी स्ट्रॉन्ग, उसको रोना नहीं है, लोगों को मतलब देख के थोड़ी सी बातों पे उसको रूठना नहीं है, रोना नहीं है, ये सब उनसे एक्सपेक्टेशन है. और मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए. दीज आर द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड इन अवर सोसाइटीज. तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लड़कियों को कहा जाता है आप गुड़िया से खेलिए, लड़कों को कुछ और बंदूक ला के दी जाती है. तो दीज आर द प्री कंसीव्ड नोशंस. नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑन द सोशल पोजिशन ऑफ वीमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. देखिए ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिए. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पे लिखा है, इसके बाद इम्पैक्ट. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब जो हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप्स है, जैसे केयरिंग एंड नर्चरिंग वीमेन को दिया जाता है. सॉफ्ट स्किल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वीमेन. लेकिन जो प्राइमरी स्कूल टीचर, सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल टीचर्स में आपको कौन मिलेंगी, वीमेन. रिसेप्शनिस्ट आपको कौन मिलेगा, वीमेन. नर्सेज कौन मिलेंगे आपके, वीमेन. बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड और नेचुरली उनके पास सॉफ्ट स्किल अच्छी होती हैं. Because they possess soft skill, they are well suited for the pink collar jobs. तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑन द सोशल पोजीशन ऑफ वीमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इम्पैक्ट अब भी पढ़ेंगे. जैसे इमोशनल एंड रैशनल डिसीजन के लिए कौन लिया जाता है, वीमेन. दे आर मोर इमोशनल, वो रैशनल डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल, बट दिस इज अ फैक्ट. अगर फैक्ट नहीं तो बट ये लोगों का ऐसा मानना है, प्री कंसीव्ड नोशन है. बट वी हैव सीन कि काफ़ी जो वीमेन कैपेबल वीमेंस हैं, हमने बिजनेसेस में देखा है, हमने फोर्सेस में देखा है उनको लीड करते हुए. और डीजीपी भी रह चुकी हैं, फोर्सेस की डीजी भी रह चुकी हैं. तो वहाँ पे फोर्सेस में वीमेन ने बहुत अच्छा काम भी किया है. तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि वीमेन्स आर मस्ट बी कन्फाइंड टू मेक एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, उनसे उसको दूरी रखा जाए. सो ये एक क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया उसका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का. Hence they should not be promoted to higher level of authorities. Mostly they are confined in the lower rung of the jobs. This concept is known as glass ceiling effect बोलते हैं इसको, because women is more inclined to make emotional decisions rather than rational decisions. उसके बाद हम देखें तो उनकी बार्गेनिंग पावर, वीमेन की बार्गेनिंग पावर उनकी कम होती है. दैट लीड्स टू वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. यही सेक्सुअल हरासमेंट. बार्गेनिंग पावर मतलब बार्गेनिंग पावर कम की होती है वीमेन की, क्योंकि वीमेंस की एजुकेशन अधूरी रह जाती है. वीमेंस अगर एजुकेशन ही इज अ सोल, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट्स जो आप में कॉन्फिडेंस लेके आता है. दूसरी जो चीज़ है आप में कॉन्फिडेंस आने के लिए वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली साउंड है, अगर आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन. लेकिन ये सब चीज़ें वीमेन के पास नहीं है, तो वो एम्पावर्ड नहीं है. उसी के कारण दे हैव
अ लो बार्गेनिंग पावर, तो इसको क्या है, एक्सप्लॉइट करता है मैन। सो लो बार्गेनिंग पावर मीन्स वीकर सेक्शन। कौन कौन है वीकर सेक्शन में? चिल्ड्रन, वीमेन, ओल्ड पीपल हु आर नॉट एबल टू असर्ट देमसेल्फ व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द काउंटर पार्ट्स, राइट। अच्छा, देखिए एक कोट भी है, इंपॉर्टेंट कोट है, अगर आप इसको कहीं यूज कर सकते हैं तो कोट है, लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच सोसाइटी शुड मूव बट इन रियलिटी कल्चर डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच सोसाइटी मूव्स। ये रियलिटी है और ये क्या है, लॉ डिटरमाइंस, ये आपकी वर्चुअल चीज जो आप सोच रहे हैं, जैसे आप आइडियलिज्म में जी रहे हैं, बट रियलिटी इज कल्चर डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच सोसाइटी मूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। देखिए आपको फ्रेमवर्क में सोचना है, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, फैमिली, सोसाइटी एंड लेबर मार्केट, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम पैट्रियार्की। व्हाट इज पैट्रियार्की? द कंसेप्ट ऑफ जेंडर ड्रॉज इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगर हम देखें तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल मतलब पीछे बैकडेट में जाएं, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे तो वैदिक पीरियड में जो विमेंस की पोजीशन थी बहुत अच्छी थी, और लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा थोड़ा हमने विमेंस की पोजीशन में डिक्लाइन देखा गया था। So patriarchy refers to a system of social structures and practice in which women are dominated, oppressed and exploited. कोई इमेज सर्वे है, जैसे इमेज सर्वे, इन्होंने सर्वे किया कि मोर देन 60% ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर ओके विद डोमेस्टिक वायलेंस। तो कितना डीप रूटेड हमारी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। मतलब विमेन को भी ऐसा नहीं लगता कि यस, अगर उनके हस्बैंड उनके साथ कुछ मैन हैंडलिंग करे या फिर कुछ वायलेंस करे तो दैट इज ओके। 60% ऑफ द वीमेन ये सोचते हैं हमारे। तो इमेज नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्वे किया था। सो द पेट्रियार्की रेफर्स टू अनइक्वल पावर रिलेशन इन विच वीमेन प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअलिटी इज कंट्रोल। मतलब उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स भी नहीं है, मतलब उनको कब बच्चा पैदा करना है ये डिसीजन भी मेल का होगा। It is not a constant concept and gender relation are dynamic in the nature of control and subjugation. Varies from one society to another with respect to caste, yes. Society to society ये vary करता है आपका। किसी एक सोसाइटी में विमेन के पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स पीपल, वहाँ पे विमेन के पास इतने राइट हैं मेल काउंटर पार्ट से भी ज़्यादा, राइट। तो उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी है नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी में। तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की इज डिफरेंट फ्रॉम ट्राइबल पेट्रियार्की, राइट। दोनों में कंपैरिजन करें तो स्टेटस ऑफ पेट्रियार्की देखिए तो फैमिली के अंदर मेल पेट्रियार्क, डिसीजन मेकिंग पावर फैमिली में किसकी होती है, मेल के पास इन जनरल। एंड द फॉलोइंग आर द फीचर्स विच परपेचुएट्स पेट्रियार्की। क्या वो चीज़ें हैं जो इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है पेट्रियार्की को, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेफरेंस ऑफ अ मेल चाइल्ड, मतलब मेल चाइल्ड ही चाहिए उनको, कि पहला मेल चाइल्ड हो या फिर गर्ल चाइल्ड, मतलब एक्सपेक्ट कम करते हैं लोग, बट पहला जो बच्चा होना चाहिए या फिर इन जनरल जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए। सो मेल इज प्रेफर्ड। तो ये दिस इज द फर्स्ट फीचर दैट परपेचुएट्स पेट्रियार्की। उसके बाद किनशिप सिस्टम, मतलब अगर हम अपनी जो डिसेंट को ट्रेस करेंगे वो हमारे फादर से ट्रेस होती है, मतलब ये मेरे फादर, ये परदादा, ये उससे बड़े, ये उससे बड़े। तो हमारी जो ट्रेस होती है हमारी हिस्ट्री, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रिलिनियल डिसेंट विच रैशनलाइज। अगेन ये हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज कल्चरल रिप्रोडक्शन, दैट इज इट मिरर्स द ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन द स्टेट्स एंड आल्सो सोशलाइज द चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन पे बात की है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज आल्सो परपेचुएटेड बाय द फैमिली। तो फैमिली ही सबसे बड़ा एक एजेंट है जो इस पर्टिकुलर जेंडर स्टीरियोटाइप को परपेचुएट कर रहा है बार बार। नेक्स्ट इज फैमिली इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स। जैसे हम उसको पॉलिटिकली पैसिव बना देते हैं वीमेन को, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बना देते हैं कि उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और सोशली ऑप्रेस्ड, मतलब उनको सोशली भी इतना ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया जाता। सो दिस इज द रोल प्लेड बाय द सम फैमिलीज। उसका नॉलेज सिस्टम देखे तो पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आल्सो परपेचुएट्स पेट्रियार्की एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, राइट।
तो नॉलेज सिस्टम हमने देखा है कि नॉलेज सिस्टम के एजेंट्स हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मीडिया हो गए। यहाँ पे हमने देखा है सोशल मीडिया के अंदर वीमेंस आर ऑब्जेक्टिफाइड, उनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन एंड द कंसेंट ऑफ द एजुकेशन आल्सो हैज़ द जेंडर दिस कलरेशन कंटेंट ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन जो हमारा कंटेंट है एनसीईआरटी में भी देखा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जेंडर का कलरेशन है। जेंडर कलरेशन मीन्स वीमेन को वहाँ पे वीकर जेंडर दिखाया गया है, या फिर वीमेंस के लिए अलग से ही कुछ दिखेंगे आपको। कुछ वीमेंस के लिए उनके जो कपड़े भी होते हैं, अगर कोई कार्टून भी बना होगा वो पिंक कलर की ड्रेस पहन के वहाँ पे खड़ी होगी, दैट इज़ अ जेंडर कलरेशन। और वीमेंस का हमेशा से ही कोई कार्टून में देखेंगे आपको लॉन्ग हेयर मिलेंगे, या फिर कुछ नेल पेंट्स, या फिर छोटी बनी हुई इस तरह से। दैट इज़ अ जेंडर कलरेशन। बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। सिम्बोलिज्म, इट इज़ मोर सटल, मतलब दिखता नहीं है। ये सिम्बोलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, सटल एक्सप्रेशन ऑफ पैट्रियार्की was through symbolism by highlighting the self sacrificing and self efficacy pure image of women। ये बोलते हैं ना, मतलब आप तो माता हैं कि आप ये सेक्रीफाइस कर रही हैं बच्चों के लिए, तो मतलब इनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि माता सबसे लास्ट में खाना खाती हैं और सबके लिए खाना बनाती हैं, और ये सब करने के बाद कपड़े, ये सब मतलब खुद का सेक्रीफाइस करना बच्चों के लिए या फिर औरों के लिए, फैमिली के लिए, तो उसको हमने सिंबल बना दिया विमेन को। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, जो विमेन अगर वो कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकती थी अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती थी, लेकिन हमने इसको एज ए सिंबोलिज्म बना दिया कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजन। पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल पेट्रियार्की आर लेजिटिमाइज्ड बाय रिलीजन। कुछ एक रिलीजन में भी देखा है जिसमें पेट्रियार्की को काफ़ी लेजिटिमाइज, मतलब ऐसा किया गया है, जैसे मनुस्मृति आप पढ़ेंगे। उसके बाद कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड जेंडर आर क्लोजली रिलेटेड एंड द सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्योरिटी ऑफ द कास्ट, राइट। और उसके बाद देखेंगे द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट एंडोगमी retains the control over the labor and sexuality of women. It not only determines the social division of labor but also sexual division of labor। तो कास्ट सिस्टम और कास्ट एंडोगमी मतलब एक ही कास्ट में अगर आप शादी कर रहे हैं, दैट रिटेन्स द कंट्रोल ऑफ द लेबर एंड सेक्सुअलिटी। इफ देयर इज इंटरकास्ट मैरिज, तो इसमें ये सारी चीज़ें टूट जाती है, मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहता, और जैसे सोशल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहता। अगर एक अपर कास्ट मैन इफ ही इज मैरिंग टू अ लोअर कास्ट वुमेन, जो उसके बच्चे होंगे उन पे कोई डिवीजन नहीं रहेगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स टू डू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो देयर इज अ डिवीजन। बट अगर वहाँ पे कास्ट एंडोगेमी होती है, अगर कोई दो लोअर कास्ट या फिर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी के लोग आपस में शादी करते हैं और जो बच्चा होता है, तो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वही काम वो करे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट एंडोगेमी। नेक्स्ट इज ideologically the concept of caste purity of women to maintain the patrilineal succession justify the subordination of women, right। अब देखते हैं रोल ऑफ पेट्रियार्की विज़ वर्क। देखिए वर्क सेक्टर के अंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन क्या है, 23 से 24%। अब जेंडर गैप देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो है 53%। मोस्टली वुमेन आर कन्फाइंड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, दे वर्क एज प्रोलिटेरिएट्स। वहाँ पे वो बंधुआ मजदूरी की तरह ही काम करते हैं और उनको कुछ ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती, मतलब सैलरी तो छोड़िए, मतलब वर्क इक्वालिटी भी नहीं है। अगर वहाँ पे खेत में 2 वुमेन काम कर रही है, 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। मेल की हमेशा ज़्यादा रहती है वीमेन से। नेक्स्ट इज प्रोलिफरेशन ऑफ वीमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंडर, ये पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये आपको वीमेन का कोई भी रिलेटेड इशू आए आपको अपने एस्से में लिखना है, इसको कैसे ना कैसे करके आपको दिखाना है कि वीमेंस में अभी मतलब कितनी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, क्या परसेंटेज है वीमेन का हमारे इंडिया में वीमेंस की क्या पोजीशन है। तो 3 इसके मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज एम्पावरमेंट, लास्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हेल्थ के अंदर अगर देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स किस तरह से मापते हैं हम, हेल्थ एक डायमेंशन है, उसके अंदर देखेंगे MMR मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा। उसके बाद एडोलसेंट बर्थ रेट, राइट,
उसके बाद देखेंगे एम्पावरमेंट के अंदर परसेंटेज ऑफ वीमेन इन सेकेंडरी एजुकेशन अगर ज़्यादा होगी तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको जो दोनों मेल और फीमेल के बीच जो गैप होगा वो कम दिखेगा अगर वीमेन सेकेंडरी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ रही है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट, तो पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल जस्टिस कितना है वीमेंस के साथ। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर परसेंटेज ऑफ वीमेन इन लेबर फोर्स, अगर लेबर फोर्स में परसेंटेज ज़्यादा है वीमेंस की तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उनकी फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है बढ़िया है, तो उससे एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली वीमेन की होगी, तो इनइक्वालिटी इंडेक्स गिरेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और रिपोर्ट जारी करती है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप है, दैट इज उसके फैक्टर्स है एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द डिसीजन एंड एबिलिटी। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फैक्टर। कभी भी आपको डिफरेंस देखना है मैन और वीमेन में, ये सब चीज़ें 4 चीज़ें कंपेयर कर लीजिए, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो द डिसीजन and ability of women to participate in labor force is the outcome of various economic and social factors। कौन से economic and social factors है वो जो decision and ability of women to participate, जो उनको encourage करती है या फिर उनको बढ़ावा देती है women को to participate in these sectors। कौन कौन से social and economic factor है, वो है educational attainment। अगर educational attainment women की अच्छी नहीं होगी तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है कम होगी। उसके बाद एज ऑफ मैरिज, अगर 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 18 से 21 साल कर दी है, तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विल बी मोर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी मोर। तो कुछ हद तक हम उनकी डिसीजन मेकिंग पावर या फिर उनको मोर ऑटोनॉमी वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू दिस एक्ट। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट देखिए ऑटोमेटिकली गिर जाएगा अगर वीमेन की मैरिज एज बढ़ा देंगे तो फर्टिलिटी रेट कम होने वाला है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, सोशल नॉर्म्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। उसका डिटरमाइनिंग द रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक डोमेन, जैसे लैक ऑफ सेफ प्लेसेस इन पब्लिक डोमेन, जैसे उनको मतलब पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी वॉशरूम्स नहीं है तो दे नीड टू गो समवेयर अनसेफ प्लेसेस, so drop out due to lack of flexibility at workplaces। Next is this education plus employment opportunities plus household responsibility। ये 3 बड़ी जिम्मेदारी है जो हमेशा से विमेंस के पास है, जैसे एजुकेशन, लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऊपर से हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ये केस है, लेकिन दूसरा देखिए उनको एजुकेशन भी करनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको जॉब भी करके आनी है, तीसरा उसके साथ घर भी संभालना है। तो ये हो गया आपका ड्यूअल बर्डन, राइट। अगर आपको ये घर भी संभालना है, उसके साथ जॉब भी करनी है, उसके बाद इफ़ यू आर मोर एस्पिरेशनल, आपको हायर डिग्री के लिए परसू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करते हुए आपको घर भी संभालना है, ये ड्यूअल बर्डन कहलाता है। वेयर द वीमेन इज लिटरेट और इलिटरेट, वेदर द वीमेन इज लिटरेट और अनलिटरेट। सो द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन वीमेन, सिंस द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इज टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, हैंस वर्किंग वुमेन सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूअल बर्डन। वर्किंग वुमेन के साथ ये, लेकिन अगर हम इस साइकिल को देखेंगे, ये साइकिल डिफरेंट है, दैट इज अ विशियस साइकिल। मतलब इफ ए वुमेन इज इलिटरेट, शी डज नॉट पोजेस रिक्वायर्ड स्किल, सो दिस चांसेस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी लिमिटेड। उससे क्या होगा, शी डज नॉट हैव द मोर ऑटोनॉमी एंड द डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। ये चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, if the woman is literate, she will have more qualification, then she will have more employment opportunities, right। so the lack of safe places drop out because of patriarchy in the market, ये ठीक है। तो अब देखते हैं, इन इंडिया मच ऑफ द emphasis has been laid on 4 trend with respect to women's labor force participation, that is first is इंडिया में कौन कौन से 4 ट्रेंड है जिससे हम देख सकते हैं कि women this labor force participation, जिसमें हम करेक्टली दिख जाए कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है नहीं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइंस वीमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फर्स्ट इज राइजिंग एजुकेशन एनरोलमेंट ऑफ द यंग वीमेन, ठीक है, एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दूसरा, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज सच दैट नॉट मच जॉब्स आर क्रिएटेड इन सेक्टर्स विच कैन रियली एब्जॉर्ब विमेन। ओके,
नेक्स्ट इज, हमें इसको मतलब सब्सटेंशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वी कैन आल्सो कोट कि ये सब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया था, द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, उसमें लिखा हुआ था ये सब। तो चलिए जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। लेदर एंड अपीरल इंडस्ट्रीज इज हाई, मतलब लेदर अपीरल इंडस्ट्रीज में वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। एंड द इफेक्ट ऑफ हाउस होल्ड इनकम, अनदर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ लीड टू वीमेन एम्पावरमेंट, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। और देखिए आपके CPF में नहीं आएगा, बट आपको इन जनरल पता होना चाहिए फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या की ज़रूरत है, किन की चीज़ों के लिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, कंट्रोल ऑन देयर लाइव्स, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, अगर आपको वीमेन एम्पावरमेंट करनी है, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, राइट। ये किसकी डेफिनेशन है? UN, यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है ये, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डेफिनेशन। The potential for women empowerment has been created, however it is not the sufficient condition, more needs to be done, right। तो why feminization of agriculture took place in India, उसके लिए ये reasons हैं। क्या क्या reasons हैं? MG नरेगा इंट्रोड्यूस हुआ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हुआ, डिफेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक प्लेस, house of this household income, the lower this low labor force participation is also because of problem of measurement of the labor performed by women। उसके बाद HD ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट स्पोक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वर्क vis-a-vis पेड एंड अनपेड। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज द लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मेन रीजन क्या है? वन ऑफ द सेफ्टी इशू, मतलब अगर वुमेन को माइग्रेट करना पड़े एक शहर से दूसरे शहर में तो वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इसी डर से वुमेन वहाँ पे जाके ज्वाइन नहीं करती। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड के लिए आप कर सकते हैं इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वीमेन इन टर्म्स ऑफ, अगर स्ट्रीट लाइट जैसी कुछ चीज़ें हैं वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। पुलिसिंग को लेकर, मतलब पुलिस के पास इक्विपमेंट अच्छे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, एटीट्यूडनल चेंज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है, एटीट्यूडनल चेंज। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीश दिस क्रिस्टियन लेगार्ड, ये चीफ है IMF के थे एक टाइम पे, उन्होंने बोला था कि इफ़ वी कैन एंश्योर इक्वल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, इंडियाज GDP वुड राइज बाय 27%। कितना ह्यूज जंप है, दिस इज द क्वांटम जंप। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मैकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उन्होंने बोला है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट विद इक्वल, उन्होंने बोला है कि विद इक्वल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन कैन जनरेट 60% ऑफ GDP इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज अगेंस्ट प्रेजेंट women only nowadays are contributing only 17% of the GDP, right। अगर हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वीमेंस की किसके इक्वल हो जाए? मेंस के, तो 60% ऑफ द GDP की पार्टिसिपेशन वीमेन की होगी। नेक्स्ट इज सेफ वर्क एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें लगेंगी जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम वीमेन के एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सेफ वर्क दिस एनवायरनमेंट, मोर एक्सेस टू एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशन चाइल्ड केयर। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस प्रोविजंस। दूसरा एटीट्यूडनल चेंज की बात हुई है, मोरल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करनी चाहिए स्कूल्स में, सोशल अवेयरनेस थ्रू मीडिया। नाउ द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, अब देखिए इंडिया का कौन सा रैंक है इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया का है 4th, उससे पहले फर्स्ट अफगानिस्तान एज एक्सपेक्टेड, सेकंड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, थर्ड इज पाकिस्तान। अब कॉजेज क्या वायलेंस अगेंस्ट विमेन के? कॉजेज है इंस्टीट्यूशनलाइज पैट्रियार्की, पैट्रियार्की को ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, मतलब हर एक चीज़ में, मतलब आपको आपको पार्लियामेंट में भी दिखेगा पैट्रियार्की है, आपको कितने भी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के या फिर आर्मी में आपको पैट्रियार्की दिखेगी, माइंडसेट वही दिखेगा। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की। दूसरा डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, हर एक सोसाइटी के, हर एक फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है सोशलाइजेशन के, तो ये भी अफेक्ट क्या करता है? अपब्रिंगिंग को। उसके बाद दैट विल लीड टू वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अगर कोई बच्चा, उसकी सोशलाइजेशन ढंग से नहीं हुई है, उसको वैल्यूज़ नहीं दी है, उसको मॉरल वैल्यू नहीं मिली, तो देर इज़ अ हाई चांसेस इट विल ही विल कमिट अ क्राइम अगेंस्ट द विमेन इन फ्यूचर।
Next is economic dependence of women, objectification and commodification of women. These are the factors which contributes to violence against women. और problem of cultural lag. Cultural lag का मतलब these अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो ये हमसे बहुत एडवांस है, दे आर मच मोर एडवांस्ड, बट दीज पीपल, the northeast people, when they come to New Delhi or in some states, some culturally backward states, तो जो उनका जो पहनने का तरीका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो लोग पहनते हैं, दे आर मच ओपन, ठीक है, ओपन इन टर्म्स ऑफ कल्चर, तो वो काफ़ी एडवांस है उन तरीके में, बट जहाँ पे वो जो जॉब करने जाते हैं दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, तो वहाँ पे हमने वायलेंस के केसेस देखे हैं। नेक्स्ट इज, सो ये है आपका प्रॉब्लम कल्चरल लैग। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जैसे लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉ, लैक ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट, जेंडर इनसेंसिटिविटी ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड पुअर कन्विक्शन रेट, मतलब केसेस फाइल्ड हो जाते हैं कोर्ट में बट प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव नहीं कर पाता इन कोर्ट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू अगर पुलिसिंग जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, पुलिस अच्छा काम नहीं करती, कुछ कई बार हमने देखा है ड्यू टू लैक ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फोरेंसिक की मदद नहीं है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है पुलिस के पास, तो पुअर कन्विक्शन रेट है, तो ये भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। सो इट इज़ नॉट द सीवियरिटी ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए। एक कोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट द सीवियरिटी ऑफ लॉ बट द सर्टेनिटी विच एक्ट एज द डेटरेंट फैक्टर, मतलब आप बना दीजिए, ऐसे ऐसे लॉ बना रखे हैं, आपने पॉक्सको में देखा होगा कि फांसी तक किस उसमें सज़ा सुनाई जा सकती है, बट वो प्रूव कहाँ होते हैं, वो कोर्ट में मोस्टली केसेस गो अनहर्ड समटाइम्स, और कन्विक्शन रेट उसमें बहुत कम है, मोर लेस देन 4%। तो इस तरह का लेस कन्विक्शन रेट होगा तो डेटरेंट कहाँ होगा लोगों के पास, राइट। तो कन्विक्शन रेट ज़्यादा होना चाहिए और सीवियरिटी कम भी होगी लॉ की तो चलेगा। अब कन्विक्शन रेट ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो इसमें आपको पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टडी करना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जिसमें पुलिस भी आती है, जिसमें आपके कोर्ट भी आते हैं, आपकी जुडिशरी भी आती है, जिसमें आपके गवर्नमेंट भी आते हैं, इसमें फोरेंसिक भी आता है, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ नॉट अलोन, मतलब ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है सबका। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वीमेन क्या स्टेटस है, क्या कॉजेज हैं, प्रोविजंस क्या हैं गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, स्टेटूटरी उसको लेके कौन कौन सी लेजिस्लेशन आई है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या हैं, उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या हुई है दिस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को लेके, उसके बाद वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, आर्टिकल 14 15 के अंदर देयर इज ए राइट टू इक्वालिटी की बात हुई है। उसके बाद डीपीएसपी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39B के अंदर डीपीएसपी में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क एंड प्लेस, एट वर्क प्लेस पे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज डिनाउंस ऑल द डेरोगेटरी एक्टिविटीज टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। उसके बाद स्टैट्यूटरी में देखेंगे आप, वर्क दिस हमने बात की है, सेक्सुअल हरासमेंट्स एट वर्क प्लेस, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट। उसके बाद CEDAW बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थी निर्भया केस के अंडर, निर्भया केस के अंडर कौन सी जुडिशियल विशाखा गाइडलाइंस आई थी। सो पोस्ट निर्भया केसेस क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया 2013 के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से नए तरह के क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऐड किए गए, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट, डिसरोबिंग द वुमेन और डिसरोबिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। टू व्हाट एक्सटेंट इज इट अ पॉसिबल वे आउट। देखो, पुअर कन्विक्शन रेट को ठीक कर सकते हैं, ये हमारे बीच में मेजर इम्पेडिमेंट है टू इंश्योरिंग सेफ्टी। नेक्स्ट इज ब्रोकन विंडो थ्योरी, इफ द पेटी क्राइम्स एट द इनिशियल स्टेज, जैसे जुमिनाइल कोई क्राइम करता है इनिशियल स्टेज पे, तो उसको बच्चा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उसको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ब्रोकन विंडो थ्योरी ये कहती है। उसके बाद मोरल ओवरहोलिंग, मोरल ओवरहोलिंग इज नीड ऑफ द आर, समझे। तो इसका मतलब है जो लोगों का जमीर एक तरह से मरा हुआ है, तो उसको कंप्लीटली अवेयरनेस ड्राइव के थ्रू हमें उसको जगाना पड़ेगा। सो लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच सोसाइटी शुड मूव, बट इट इज़ द कल्चर विच डिटरमाइंस द कल्चर इन विच सोसाइटी एक्चुअली मूव्स। सो क्वेश्चन है, डिस्पाइट इंक्रीज इन लीगल प्रोविजंस द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑन द राइज
क्रिटिकली डिस्कस करना है आपको। देखिए लीगल प्रोविजंस तो हम बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से अभी जो हमने बात की थी, देखिए these are the legal provisions: sexual harassment workplace, dowry prohibition act, domestic violence act, immoral traffic act, पॉक्सको एक लॉ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने बता दी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ये सभी चीज़ें ऐड कर दी। बट ऑल दिस थिंग्स आर इन प्लेस डिस्पाइट दैट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज ऑन राइज। तो इसको आप क्या, इसके क्या आप वो दे सकते हैं आर्गूमेंट, आपको आर्गुमेंट देने हैं और फिर वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड में आप दे सकते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एट पब्लिक प्लेसेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ होगी। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पब्लिक पर्सनल नीड्स टू बी इम्प्रूव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक फोर्सेस, दैट इज महिला पुलिस वॉलंटियर इन हरियाणा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग, क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने होंगे। हेल्पलाइन, जैसे हरियाणा में हेल्पलाइन है या फिर नेशनल हेल्पलाइन बनी है स्पेशल डेडिकेटेड फॉर वीमेन 1091। और मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं आप, कम्युनिटी पुलिसिंग, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग उनमें होनी चाहिए। सोशल इनोवेशन, जैसे महिला पुलिस स्टेशन हरियाणा में, महिला सुरक्षा समितिज, ठीक है। और वे फॉरवर्ड की बात करें तो जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मोरल ओवरहोलिंग। तो ये जो वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस वाला और ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आप अपने एसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सेफ्टी एट वर्क प्लेस जैसे विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। उसके बाद हम बात करेंगे डाउरी जैसे इश्यूज़ की। डाउरी के अंदर सेक्शन 498 और 304 और 406 है आईपीसी का। 406 कहता है रिकवरी ऑफ स्त्री धन इन केस देर इज अ डेथ बाय डाउरी, सो डाउरी डेथ हो। उसके बाद मेलीमत कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, एडवाइजेस टू डाइल्यूट द 498A बिकॉज एजुकेटेड वुमेन्स समटाइम मिस यूजेस। 498 बहुत ही ज़्यादा पावर देता है विमेंस को। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद रिस्पेक्ट टू डोवरी डिमांड, अगर विमेन झूठ भी बोल दे कि मुझसे डोवरी डिमांड की गई है तो पुलिस पूरी फैमिली को उठा ले जाती है। सो उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट, फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या क्या हो सकती है। मैटरनिटी बिल लेके आई थी अभी गवर्नमेंट, आपको पता होगा, जिसमें जो मैटरनिटी रिलीफ थी वो 26 हफ्तों तक बढ़ा दी गई थी। सो अवेलेबिलिटी इज कन्फाइंड टू फॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स में ही है मैटरनिटी रिलीफ, इनफॉर्मल सेक्टर्स में नहीं है। लेकिन हमें पता है कि 90% ऑफ द वीमेन्स आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, सो इट विल क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी हम, जिसमें एंटरप्राइजेस बहुत छोटा है और एमएसएमई जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें मैटरनिटी बिल इम्प्लीमेंट कर दे तो उनका जो इनपुट जो रिवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ही कम है, तो वो मैटरनिटी रिलीफ वीमेंस को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इन केस क्या होगा, ये आप बैकफायर करेगा और वो वीमेन को इन फ्यूचर हायर ही नहीं करेंगे, राइट। ये आपने देखा है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द चाइल्ड केयर, इट विल फर्दर reinforce the problem of dual burden. To what extent the recently passed maternity bill would address the concern of low labor force participation of the women? सरोगेसी एक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। सरोगेसी इज बोथ अ नीड एज वेल एज हैज बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। ये देखिए क्वेश्चन है, तो लॉ कमीशन का क्या कहना है सरोगेसी के ऊपर। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 आया, उसके बाद दोबारा चेंज हुआ है कुछ। रीजन फॉर विच सरोगेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस, कमर्शलाइजेशन हो रही है सरोगेसी की, जो कि एक इमोरल प्रैक्टिस है। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरोगेट मदर, जो कि जो बियर करेगी दूसरे की चाइल्ड को, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर उसको मजबूर किया जाएगा या फिर उनको ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा कि दे शुड टेक केयर ऑफ देयर बेबी, या फिर दे शुड लैंड द वोम्ब, मतलब अपनी कोख उनको किराए पे दे। तो उस पे वीमेन के काफ़ी हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वीमेन पे, सरोगेट मदर पे। वीमेन आर फर्दर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज थ्रू मिडल मैन, अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड इन केस देर इज डिसेबिलिटी और अनप्लान ट्विन। सरोगेसी की ये सब चीज़ें हैं कि अगर बच्चा अब नॉर्मल हुआ तो वो जो सरोगेट मदर की ही लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट। उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चाइल्ड को। इन केस फॉरनर कम टू इंडिया देन देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ राइट इशू एंड सिटीजनशिप ऑफ चाइल्ड। इट डीपर्सनलाइज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमारा नेचुरल वे से होता था उसको डीपर्सनलाइज कर देगा। सो ऑब्जेक्टिव्स एस्पेक्ट्स ऑफ बिल सरोगेसी के ये सब आपको पढ़ने हैं। सिंगल पेरेंट्स, होमोसेक्सुअल, लिव इन पार्टनर्स, इनको अलाउड नहीं करना चाहिए। उसके बाद
ये एक इंडस्ट्रीज़ है, फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ है, और ये हमारे सोसाइटी में किस तरह के चेंज लेके आएगा ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। सो लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये भी आप इसमें देख सकते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पॉइंट मैंने इसमें दिए हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट, रीजन फॉर क्लोजिंग ऑफ गैप विमेंस का अगर देखें तो ये सब आपको देखना है, राइट। तो ये है, ये आपको लास्ट के 2-3 पेज है जो आपके होमवर्क है, ये आपको खुद ब खुद तैयार करने हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट डाउन करिएगा। और क्योंकि CAPF की जर्नी में आपको अगर सब स्पून फीडिंग करेंगे तो आप इसमें पास नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इसने डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे स्पून फीडिंग आपके काम नहीं आएगी। आपको खुद से ही कोशिश करनी होगी, खुद से ही अपना दम लगाना होगा कि ये मुझे करना है, ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं, और जो इन पे आप ऐसे अपना असाइनमेंट लें इसको, तो इसको अच्छे से पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, इसके भी आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप इससे ट्राई करिए, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ये जो टॉपिक है ये आपको लिखना है, और ऑलरेडी अगर लिखने के बाद आपको प्रॉब्लम आए तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे, इसका मॉडल आंसर आपको अवेलेबल है वहाँ पे, राइट। सो थैंक यू।